हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी मिशन केमिस्ट्री में। और मैं हूं चौबे सर। हम लोग का क्लास 12 का चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स। और पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हम लोगों ने देखा कि पिछले वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन्स को कैसे बनाते हैं। ठीक, एल्कोहल से बना, एल्कीन से बना, अल्केन से बना। ठीक, तो आज का टॉपिक है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। तो पहले तो ये देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन क्या है, फिर क्या देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। मतलब आप लोगों ने पढ़ा क्या, पढ़ा आरएक्स। आरएक्स का मतलब क्या होता है, हेलो एल्केन। आपने आरएक्स को पढ़ा हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन बना कैसे, इसको देख लिया। अब देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, कौन सी स्टेट में मिलेगा, सॉलिड मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, कलर होगा कि कलरलेस होगा, सोल्यूबल होगा कि इनसोल्यूबल होगा, किसमें सोल्यूबल होगा किसमें इनसोल्यूबल होगा, ये सभी होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इसके बाद फिर क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या क्या बनाएगा, ये उसका होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, तो पहले हम स्टार्ट कहां से करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो आप टॉपिक बनाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। ठीक, मतलब हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन आप जानते हैं कि RX होता है और R की जगह CH3 CH2 हो सकता है और X की जगह क्या हो सकता है, FClBrI। ये चीज मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में एक एक टॉपिक करके हम लोग स्टडी करेंगे। और पहला टॉपिक है हमारे पास फिजिकल स्टेट। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला टॉपिक क्या है, फिजिकल स्टेट। मतलब इनका फिजिकल स्टेट कौन सा होता है। ठीक, तो फिजिकल स्टेट में मैं आपको बताऊं CH3Cl और कौन, CH3Br और कौन, CH3CH2Cl। बस यही तीन ऐसे हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, गैस होते हैं। ठीक, इसके बाद हम जितना भी चलेंगे, कोई भी हमारे पास अल्किल हैलाइड हो C18 तक, मान उसमें कार्बन की संख्या कितनी हो 18, वो हमारे पास होता है लिक्विड स्टेट में। किसमें होता है, लिक्विड में। और अगर हम एबव इसके जाते हैं या हायर कह दे, हायर मेंबर्स जिसमें कार्बन की संख्या C18 से ज्यादा हो, वो होता है कलरलेस सॉलिड। कलरलेस सॉलिड। ठीक, ये इनकी हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसको थोड़ा सा ध्यान समझे, मैंने क्या कहा, ये तीन तो आपको याद करना पड़ेगा। कौन कौन, CH3Cl मेथिल क्लोराइड होता है, और ये मेथिल ब्रोमाइड होता है, ये एथिल क्लोराइड होता है। ये तीन कंपाउंड ऐसे हैं हेलो एल्केन के, ये तीनों हेलो एल्केन ही है, लेकिन ये तीनों की तीनों किस स्टेट में मिलेंगे, आपको गैसियस स्टेट में मिलेंगे। और इसके बाद इन तीनों को छोड़ करके कोई भी हमारे पास हेलो एल्केन हो, उसमें कार्बन 1 2 3 4 कितना भी कार्बन हो, कहां तक, C18 तक अगर कार्बन है तो वह लिक्विड स्टेट होगा। लेकिन अगर C18 से ऊपर जाएगा, मतलब उसमें कार्बन की संख्या C18 से 19 हो जाए, 20 21 22 ज्यादा अगर कार्बन रहेंगे, तो वह कौन सी स्टेट में होगा, कलरलेस सॉलिड होगा। ठीक, मतलब ये गैस, ये लिक्विड और ये कलरलेस सॉलिड। इसको आप थ्योरी ग्रुप में लिख सकते हैं। ये हो गया इनका फिजिकल स्टेट। अब दूसरा हेडिंग हम लोग समझते हैं, और जो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। मतलब हेलो एल्केन की बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होती है, किससे कम होती है, क्यों होती है, ये सारे पॉइंट को समझेंगे। तो सेकेंड टॉपिक क्या है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड है, अगर ये लिक्विड स्टेट में आपने देखा कि मैक्सिमम किसमें, लिक्विड में है, तो लिक्विड से क्या बन जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वही उसका होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इनका समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इनका ये कहा कि अगर हैलोजन का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगी। पहला पॉइंट क्या बताया, पहला पॉइंट ने कहा कि ऑन इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हैलोजन, बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या है, अगर हैलोजन का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगी। जैसे मैंने आपके सामने रखा RI,
और मैं रखा RBr, और मैं रखा RCl, और मैं रखा RF। ये तीनों चारों के चारों क्या है, हेलोजन है, हेलोएल्केन है। तो यहां पर R आपका सेम होना चाहिए, मतलब ये R की जगह CH3 हो तो चारों में CH3 हो, R की जगह CH3 CH2 हो तो चारों में CH3 CH2 हो। लेकिन ये देखिए IBr Cl और F, तो आप जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका होता है, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। ठीक, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, फिर इसका होगा, और फिर इसका होगा, फिर लास्ट में सबसे कम उसका होगा, RF का। ठीक, तो इसने क्या बताया कि अगर हेलोजन एटम का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो हेलोजन एटम 4 होते हैं, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, आयोडीन का। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी किसका होगा, आयोडीन का ही होगा। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या कहा, ऑन इंक्रीजिंग molecular weight of अल्किल ग्रुप, अगर हेलोजन सेम हो जाए तब कंडीशन है ये, अल्किल ग्रुप, ऑन इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्किल ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजेज, तब पर भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। अब देखिए इसको समझते हैं। मैंने लिया यहां पर CH3 CH2 और यहां पर ले लिया हमारा I हो गया। ठीक, और अगला मैंने लिया CH3 CH2 और यहां पर I, अगला है CH3 I। अब देखिए, अब यहां पर आयोडीन तो सेम हो गया, तीनों में आयोडीन है, तीनों में I है। तो मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा I वाले का होगा, फिर Br का होगा, फिर Cl का होगा, फिर F का होगा। लेकिन यहां पर तीनों तो सेम हो गए ना। लेकिन अल्किल ग्रुप देखिए यहां पर कितने हैं, 3, यहां पर 2 और यहां पर 1। तो आपने क्या लिखा कि ऑन इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्किल ग्रुप, अगर अल्किल ग्रुप का भी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तब पर भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहां पर किसकी होगी, इसकी होगी, इसके बाद फिर इसकी होगी। ठीक है, तो मैंने दो चीजें आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अगर पहले तो हम क्या देखेंगे, हेलोजन एटम्स का अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा आयोडीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो उसके अकॉर्डिंग्स भी बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज करेगा। अगर हेलोजन एटम सेम है तब क्या देखेंगे, तब हम देखेंगे कि अल्किल ग्रुप किसमें ज्यादा है। जिसमें अल्किल ग्रुप ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक, और एक लास्ट बचा कि जब हमारे पास अल्किल ग्रुप भी सेम हो, मतलब कार्बन हाइड्रोजन की संख्या भी सेम हो, और इसके बाद उसमें जो है हेलोजन का एटम भी सेम हो, तब क्या होगा। और उसको बताने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल के बेस पर हम लोग देखेंगे इसको। और एग्जांपल है हमारे पास, ये है CH3 CH2 Cl, और दूसरा है CH3 CH2 CH3 और Cl, और तीसरा है CH3 CH3 और यहां पर Cl। तो देख रहे हैं यहां पर एक Cl जो है इससे जुड़ा है, और यह कार्बन के लिए कार्बन जुड़ा, मानिए ये 1 डिग्री वाला है, और ये कौन सा है आपका, ये 2 डिग्री वाला है, और ये कौन सा आपके पास 3 डिग्री वाला है। तो यहां पर डिफरेंट क्या है, आप देख रहे हैं दोनों के दोनों सेम है। क्या सेम है, तीनों में Cl है, तीनों में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, माने अल्किल ग्रुप का मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है और हेलोजन का मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। अब क्या करें, जब दोनों सेम हो जाएंगे, तो जब दोनों सेम हो जाएंगे तब हम देखेंगे डिग्री। तो डिग्री, 1 डिग्री वाला जो होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री वाला जो होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है 3 डिग्री से। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, इसके बाद फिर इसका होगा, फिर लास्ट में इसका होगा। तो आई थिंक बॉइलिंग पॉइंट का आपका क्लियर हो गया होगा। पहले हेलोजन एटम्स आयोडीन सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, और इसके बाद अगर वो हेलोजन एटम सेम हो गए तो देखेंगे अल्किल ग्रुप कि अल्किल ग्रुप क्या डिफरेंट है। अगर अल्किल ग्रुप में जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर वो भी सेम हो गया तो देखेंगे डिग्री, क्या डिग्री डिफरेंट है, तो डिग्री डिफरेंट होगा। तो जिसमें डिग्री कम होगी 1 डिग्री वाला, उसका मॉलिक्यूलर वेट उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक था बॉइलिंग पॉइंट का। अब हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी। 2 हेडिंग हो गया हमारे पास, क्या क्या,
फिजिकल स्टेट हमने देखा, और इसके बाद फिर क्या देखा, बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा टॉपिक हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब कौन सा सॉल्युबल होगा, कौन सा इनसॉल्युबल होगा। तो मैं आपको नॉर्मली बताऊं, जो भी हमारे पास हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड होते हैं, हैलोएल्केन्स और इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये अगर हैलोएल्केन को वाटर में लेके डिजोल्व करते हैं तो ये डिजोल्व नहीं होता, मतलब घुलता नहीं है, तो हैलोएल्केन क्या हो गया, वाटर में इनसॉल्युबल हो गया, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्युबल होता है किसमें, सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे आपका हो गया ईथर हो गया, फिनॉल हो गया, बेंजीन हो गया। ठीक है, तो इन सभी में क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल माने अघुलनशील होता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी भी हो गई। अब अगला हेडिंग हम लोग देखते हैं डेंसिटी। क्या देखते हैं, डेंसिटी। डेंसिटीज देख लेते हैं इसकी कि डेंसिटीज क्या होती है। तो डेंसिटीज का मतलब क्या होता है, घनत्व। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व। और जो हैलोएल्केन होते हैं इनका जो डेंसिटी होता है, इसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन जैसे RI और RBr, इसकी जो डेंसिटी होती है यह होती है ग्रेटर देन, मोर देन लिख देते हैं, मोर देन वाटर। क्या होती है, मोर देन वाटर। और कुछ क्या बचा, RCl और RF, इनकी जो डेंसिटी होती है वो लेस देन वाटर होती है, लेस देन वाटर। मतलब समझा आपने, क्या समझा, RI और RBr, इन दोनों की डेंसिटी जो होगी वो वाटर से ज्यादा होगी, घनत्व इनका वाटर से अधिक होगा। और RCl और RF, इसका जो डेंसिटी होगा वो वाटर से लेस माने कम होगा। ठीक, ये हो गई डेंसिटी। तो तीन प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा, सॉल्युबिलिटी और फिजिकल स्टेट और डेंसिटी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो ये तीन हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, चार हो गए होंगे आई थिंक, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट और इसके बाद फिजिकल स्टेट। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारे पास टेस्ट। इनका टेस्ट हम कैसे करेंगे, तो टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। मैं लिख रहा हूं, ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वायर they provide, on the surface of copper wire they provide green or blue flame, green or blue flame. This is known as Bilstein test. Bilstein test of या फॉर हैलोजन। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट। देखिएगा मैंने क्या कहा कि कॉपर के वायर पर माने एक तार पर अगर इनको जलाया जाता है तो ये जलते हैं ग्रीन OR ब्लू फ्लेम के साथ, और इसी टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्स्टाइन टेस्ट, और जो किसके लिए होता है, हैलोजन, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि हैलोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया टेस्ट हो गया था। ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वायर्स दे प्रोवाइड ग्रीन OR ब्लू फ्लेम, दिस इज नोन एज बिल्स्टाइन टेस्ट फॉर हैलोजन। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा चलेगा जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन। ठीक, तो हेडिंग बनाइए आप लोग नया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन। ये इतना हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन। ठीक,
और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पहला टॉपिक अपना बनाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, इससे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब CX बॉन्ड का मतलब क्या है पहले तो उसको समझिए। मैंने क्या कहा था कि RX होगा, यही होगा हेलो एल्केन। तो R की जगह सपोज कि आपने CH3 ले लिया तो C के पास 3 H हो गए और इस इधर कौन जुड़ा है X। भाई हेलो एल्केन तभी होगा जब C से X जुड़ेगा, जब X जो है कार्बन से जाके जुड़ेगा तभी तो होगा हेलो एल्केन। तो जिस कार्बन से X जुड़ेगा इस बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, यही हमको देखना है नेचर ऑफ CX बॉन्ड में। ठीक, तो आइए उसको देखते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड में। तो जिस कार्बन से X जुड़ता है, ये कार्बन मान लीजिए आपका यहां पर है। ठीक, यह जो भी बॉन्ड बनाता है, आप जानते हैं कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो चारों बॉन्ड इसमें क्या होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। हेलो एल्केन, तो एल्केन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड कार्बन का। तो ये इसका चारों का चारों बॉन्ड क्या है, सिंगल है। और मैं आपको बता दूं, अगर कार्बन चारों बॉन्ड सिंगल बनाता है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो पहले तो यही बता देंगे कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड में माने जिस कार्बन CX जुड़ा होता है वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया ये वाला कार्बन। अच्छा, इसके बाद फिर क्या बताएंगे, ये बॉन्ड समझिएगा, अगर ये किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो तभी करेगा जब यहां से X माइनस निकलेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है आगे आएगा टॉपिक। तो यहां से X निकलेगा कैसे, जब ये बॉन्ड टूटेगा। तो यह बॉन्ड जितने आसानी से टूटेगा उतने आसानी से X निकलेगा और उतने आसानी से रिएक्शन करेगा। ठीक, तो अब ये बॉन्ड का डिसोसिएशन हम लोग देख लेते हैं। डिसोसिएशन एनर्जी देखते हैं। डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, वियोजन ऊर्जा, माने ये बॉन्ड टूटेगा कब, कौन से बॉन्ड को तोड़ने में हमारी कम ऊर्जा लगेगी और कौन से बॉन्ड को तोड़ने में हमारी ज्यादा ऊर्जा लगेगी। तो हमारा ये हो गया RF, फिर यहां पर होता है RCl, फिर यहां पर होता है RBr और फिर यहां पर होता है RI। तो अब देखिए, सबसे ज्यादा ऊर्जा डिसोसिएशन एनर्जी माने बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी हमारी सबसे ज्यादा कहां लगेगी, RF पे लगेगी। तो ये वाला बॉन्ड बहुत मजबूत होगा मतलब। अच्छा, इसके बाद फिर Cl, फिर RBr, फिर RI। तो बताओ कौन जल्दी रिएक्शन करेगा, जल्दी रिएक्शन तो ये करेगा क्योंकि इसके बॉन्ड को तोड़ने में हमारी एनर्जी कम लग रही है, तो जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा और जल्दी से रिएक्शन करेगा। ठीक, तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड में हमने क्या देखा कि जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है अल्किल हैलाइड का, बॉन्ड को तोड़ने का, ये हेलो एल्केन अल्किल हैलाइड है, ये तभी रिएक्शन करेगा जब ये बॉन्ड टूटेगा। तो ये बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी सबसे ज्यादा यहां लगती है, माने सबसे लेट रिएक्शन ये करेगा। ठीक, जबकि यहां पर तोड़ने में एनर्जी सबसे कम लगती है तो सबसे फास्ट रिएक्शन ये वाला करेगा। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी, देख लेते हैं कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक, रिएक्टिविटी माने हेलो एल्केन जितने भी हैं उसमें कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो आप यहां पर देखें कि इस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे कम एनर्जी लग रही है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो वही होगा ना, कौन होगा, RI सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा, फिर कौन करेगा, RBr करेगा, फिर कौन करेगा, RCl करेगा, फिर कौन करेगा, RF करेगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी अगर इसकी लग रही है तो सबसे लेट रिएक्शन यही करेगा, माने सबसे फास्ट रिएक्शन करता है हमारा RI अल्किल आयोडाइड। ठीक, ये हो गया रिएक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा कि RI सबसे तेज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है वो आगे टॉपिक आएगा, मैं आपको बताऊंगा। और RBr इसके बाद, फिर इसके बाद RCl, फिर इसके बाद RF। ठीक, एक बात मैं आपको और भी बता दूं, जो CX बॉन्ड होता है ना वह पोलर होता है। देखिए, बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर समझाता हूं मैं आपको। देखिए, CX बॉन्ड, ये C और ये X, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो X की ज्यादा होती है और C का कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की ज्यादा होती है और C का कम होता है। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ये इसकी ज्यादा है, और जिसकी ज्यादा होती है उसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव और जिसकी कम होती है उसके ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता इसकी ज्यादा है तो कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो इसलिए बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर हो गया। कैसा हो गया?
पोलर बॉन्ड होता है। ठीक, ये भी बात आप याद रखेंगे। तो नेचर ऑफ CH बॉन्ड में आप लोगों ने क्या समझा, जिस कार्बन से यक्ष जुड़ा होता है वह कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp3 बताएंगे आप। इसके बाद फिर बताएंगे कि उसमें जो है जो बॉन्ड होता है CX का वो पोलर होता है, और उसमें डिसोसिएशन एनर्जी माने बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा RF में लगती है, इसलिए वह सबसे कम रिएक्टिव होता है। और आसानी से बॉन्ड कौन सा तोड़ता है, RI, तो इसलिए वह मोर रिएक्टिव होता है। तो यहीं पर अपने टॉपिक को खत्म करेंगे, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।